विद्या प्लस के प्लेटफॉर्म से आप सभी सुधी हिंदी श्रोताओं का, जिज्ञासुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अभी सूचना आई है, रीड के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। उन सब का हमने गहन अध्ययन किया, मनन किया और हमने पाया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं, है ना। और आप एकदम सजग होकर, तन्मय होकर लगे रहें। यदि आपने कोई पहले वाले पाठ्यक्रम को पढ़ा भी है तो कोई क्षति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से संबद्ध चीज़ों को बहुत गहराई से जाना है। और जो चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं उनको यदि पढ़ भी लिया है तो नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जानने से भी आपका एक अलग तरह का एक ज्ञान का द्वार खुलता है। और सारी चीज़ें एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। भाषा में चीज़ें एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। कई बार वो एक टॉपिक रखते हैं, दूसरा हटा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर इससे नहीं पड़ता है। जो मुख्य बात है वो ये है कि आपका भाषा ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। और भाषा ज्ञान दृढ़ होता है इन सब चीज़ों के जानने से। तो आपका ध्यान होना चाहिए अपने टॉपिक पे ज़्यादा और दूसरी चीज़ों पे कम। एक बार पढ़ लिया अच्छी बात है, 2 बार पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन अपने टॉपिक को 8-8 बार, 6-6 बार, 7-7 बार पढ़ना है। और तब तक पढ़ते रहना जब तक आपको सारा कुछ हृदयंगम ना हो जाए, याद ना हो जाए। बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसको ठीक से करना है। अब तक आपने देखा, मैंने तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की चर्चा की। क्रिया कहीं नहीं है। इसके बाद मुझे अव्यय लेना है, तो अव्यय की चर्चा मैं करूँगा। और इसके साथ ही साथ संधि और उपसर्ग की भी बारी आ रही है। तो जैसे हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किया, उसके साथ साथ आप देखेंगे संज्ञा शब्द का, आप सिलेबस देखेंगे यदि प्रथम स्तर का, तो संज्ञा शब्द का निरूपण प्रथम बिंदु पर है, 1 नंबर में है। और संज्ञा की ही संतति, संज्ञा के ही विभेद हैं। कौन कौन से? कारक, लिंग और वचन। उसकी चर्चा नीचे है। तो संज्ञा ऊपर है, सर्वनाम ऊपर है, विशेषण ऊपर है, और उसके ठीक नीचे लिंग, वचन और कारक की चर्चा है, जिसको हमने कल समाप्त किया था। तो उसे ठीक से देखना है, समझना है। आज मैं कई पाठ्यक्रम ऐसे भी हैं जिसमें वर्ण विच्छेद, वर्ण ज्ञान, वर्ण अवबोध की भी चर्चा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हों, जैसे ABCD को जाने बिना आप दूसरे शब्द नहीं जान सकते हैं, ऐसे हिंदी में वर्ण ज्ञान के बिना आप आगे ग्रामर में चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि वर्ण का बोध होना बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने इसके आरंभ में ही, वीडियो के आरंभ में ही इसको किया था। क्योंकि वर्ण का ज्ञान, वर्ण को तोड़ने का ज्ञान, वर्ण को जोड़ने का ज्ञान हुए बिना आप न तो उपसर्ग कर सकते हैं, न संधि कर सकते हैं, न प्रत्यय कर सकते हैं, और न ही आप वास्तव में शब्द का क्रम, अक्षर का क्रम जाने बिना शब्दकोश को जान सकते हैं। तो एक हिंदी के ज्ञाता को हिंदी के व्याकरण के कुछ भी चीज़ को समझने के लिए हमें वर्ण का बोध बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की हुई है। वर्ण कैसे अलग होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो जानना बहुत आवश्यक है। और एक आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें वर्णबोध शीर्षक में भी है, 2nd लेवल या 1st लेवल में ये वर्णबोध जो है सिलेबस के रूप में भी है। तो जैसे आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ, परसों संक्रांति है, तो उस टॉपिक को मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक संक्रांति से पहले एक टॉपिक हो जाए, और वो टॉपिक है संज्ञा, उसका विच्छेद, संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद का। तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से, जैसे संधि की बात आती है ना, तो मेरे अंतर मन में
वर्णच्छेद की बात सामने आती है, क्योंकि वर्णच्छेद को ठीक से जाने बिना संधि करना कठिन सा लगता है। इसलिए मैं संधि का आरंभ करने जा रहा हूँ। तो संधि का आरंभ के साथ साथ इसके दो पक्ष हैं। इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है, संधि का जो है ना एक सैद्धांतिक पक्ष है, और एक व्यावहारिक पक्ष है। तो सैद्धांतिक पक्ष में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखिए। सैद्धांतिक पक्ष में संधि नाम आता है। संधि नाम अपने आप में बड़ी भारी समस्या है। संधि नाम आपको पता है, संधि नाम मैं कुछ संधि नाम सुनाता हूं, आपको आश्चर्य होगा। और ये प्रश्न आ जाए इसके बाद आप याद करें, उससे अच्छा कि पहले याद हो जाए। आज तक आए नहीं है पर आ सकता है। जैसे एसआई के पेपर में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो संधि नाम में आप सुनेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, जस्त्व, चरत्व, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण। नाम सुना था कभी? तो महाप्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, जस्त्व, चरत्व, द्वित्व। द्वित्व वाला जो नाम है ना, ये एसआई में 2011 में पूछा हुआ है। द्वित्व, इस तरह के संधि नाम है। तो संधि नाम ये सब सैद्धांतिक चीजें हैं। तो मैंने बताया आपको, सैद्धांतिक जो प्रश्न बनते हैं संधि नाम। दूसरा बनेगा आपका संधि परिभाषा। संधि की संधि परिभाषा है ना। और तीसरा है सैद्धांतिक में संधि की तुलना किससे? संधि की तुलना प्रत्यय से। संधि प्रत्यय या संधि उपसर्ग। ये मैं वो बातें कह रहा हूं जो कभी भी क्लिष्ट प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। आप कोई भी प्रश्न उठाएंगे, वो प्रश्न इनमें से कोई एक होता है। और एक होता है व्यावहारिक। यहाँ पर क्या है, सारे सामान्य व्यक्ति भी एरा गैरा नथु खेरा, जो हिंदी में कहावत है, सब लोग हिंदी पढ़ाने लग जाते हैं। चाहे उनको हिंदी का स्पष्ट कोई ज्ञान ना हो, प्रतिपत्ति ना हो, फिर भी हिंदी पढ़ाने लग जाते हैं। तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये जो लोग इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, उनके बस की चीज़ नहीं है। ये सैद्धांतिक चीज़ें हैं और यहाँ से आराम से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। आप देखना कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। एक व्यावहारिक है जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य अध्यापक है, सामान्य विद्यार्थी है, वो व्यावहारिक पक्ष पे ध्यान देता है, उसी को रट लेता है। वो समझता है कि वो हिंदी का संधि का पंडित बन गया। उसके पंडित बनने में टाइम लगता है। संधि का ज्ञान ऐसा नहीं होता। व्यक्ति को समझदारी बहुत अपेक्षित है। आज संधि का ये हाल है कि पूरा हिंदी जगत बुरी तरह से भ्रांत है। पूरा हिंदी जगत बुरी तरह से भ्रांत है। आप किसी भी पुस्तक उठाइए, सब जगह भ्रांति ही भ्रांति फैली है। कोई कह रहा उत का त हलंत है कोई कह रहा उत का द पूरा है, कोई कह रहा उत का द होता है, त नहीं होता है। कोई कहता है सत का त होता है, द नहीं होता है। ये त द का चक्कर। कोई कहता है मन होता है, कोई कहता है मनस होता है। तो कुल मिला के मतलब ये सारे हम जो टीचर हैं, हम टीचर, मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ, हम सब अंधे और काने टीचर हैं। ठीक है, खुद हम लोग अंधे हैं। और जब संधि की बात आती है, जब उपसर्गों की बात आती है, जब इन चीज़ों की बात आती है, हम अपने हिसाब से अपनी अपनी व्याख्याएं देते हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि हिंदी अपने आप में पूर्ण मैथमेटिकल वे में पढ़ने की चीज़ है। जितने नंबर मैथ में आते हैं 4, 4, 8 लिखने से, उतने ही नंबर हिंदी में लाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ से स्पष्ट होना होगा।
यहाँ से भ्रांति है। जितनी किताबें उतनी बातें। तो देखिए व्यवहारिक पक्ष में क्या होता है। व्यवहारिक पक्ष में जो बात अधिकतर लोग सीखते हैं, जानते हैं, वो ये है, क्या हिम धन आलय हिमालय, ऐसा वो बनाते हैं। अब देखिए हिम धन आलय, ये व्यवहारिक पक्ष है। इस तरह से हिम धन ईश, इसी तरह से सत्य धन मार्ग, है ना, ये दोनों मिलके बनता है हिमालय। ये दोनों मिलके बनाते हैं हिमेश। हिमेश रेशमिया बहुत बड़े कलाकार हैं। सत धन मार्ग को मिलाते हैं तो बनता है सन्मार्ग। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अभ्यास करके बच्चे जो हैं खुद को होशियार समझने लगते हैं, तो बढ़िया बात है भाई, इसको करते रहो। तो इसमें से अधिकतर प्रश्न भी इसी से ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे 75% प्रश्न जो है इसी से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया यही है। और जो 25% प्रश्न है वो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, नाम आदि को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष में हमारा 3 लेवल है। देखिए कभी भी किसी चीज़ को आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर प्रस्थान होने से पहले ये अच्छा होता है कि हम अपने बटुए को टटोल लें कि भाई हमें आने जाने का किराया कितना लगेगा, ठहरने का कितना लगेगा, अन्य कार्यों में हमारा कितना खर्च होगा, और फिर किस ट्रेन से जाया जाए, किस बस से जाया जाए, कौन हमारे साथ हो, कहाँ कहाँ रुकेंगे, इस पर विचार विमर्श करके फिर चला जाए तो यात्रा सुखद होती है। आपने पता चला अपने यात्रा बस झोला झंटा उठाए चल दिए, यात्रा पे पैसे नहीं थे और सोच रहे थे कि जाके वहाँ पे कर लेंगे, आज ऑनलाइन का सिस्टम है, पता चला वहाँ लूट पिट के आ गए। एक हमारा दोस्त है, वो ऐसे ही था, बड़ा होशियार बनता था, बायो टेक्नोलॉजी का जानकार, मोबाइल लिया चल पड़ा और उसे मेरठ जाना था, दिल्ली से लूट पिट के बाहर आ गया, क्योंकि वो प्लानिंग ठीक से नहीं थी। मोबाइल खो गई, मोबाइल खोने के बाद पैसे की आफत आ गए, दूसरे से बोल करके यहाँ से जयपुर से पैसे डलवाए, तो कैसे से उठा, थाने पे गया, मोबाइल की चोरी का FIR दर्ज कराया, कोई मतलब नहीं, बस मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसी मूर्खतापूर्ण जो हरकत थी, अब वो जो जिस काम से मेरठ जाना था वो भी छूट गया। तो ये जो है संयोग से एक चीज़ होती है, यदि आप वेल प्लान्ड वे में चीज़ों को करते हैं तो कोई धोखा नहीं होता है। लाखों लोग यात्रा करें कुछ नहीं होता है, पर आप इस तरह से चल देते हैं तो धोखा होता है। तो ये जो है ना, इसको तैयार नहीं करना, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो इसको तैयार नहीं करना और केवल सामान्य बातों को तैयार करके चल देना, इसका मतलब है कि आप झटके खाओगे, धोखा खाओगे, उसके बाद वापस आओगे, एक साल फिर एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे। बच्चे क्या एग्ज़ाम देते रहते हैं। इन सामान्य जो असाधारण बच्चे हैं, उनकी भीड़ की वजह से भीड़ होती है। सफल बच्चा तो एक बार बैठता है, पास हो जाता है। सफल बच्चा, होशियार बच्चा बहुत सावधानी से दीपक कुमार को चुनता है, पहचानता है, पढ़ता है, पास हो जाता है, और जिंदगी भर के लिए उसकी समस्या दूर हो जाती है हिंदी की। समझदार बच्चा। पर दुर्भाग्य ये है कि समझदारी सबके पास नहीं होती। वो तो कई बच्चे तो पढ़ने के उद्देश्य से जयपुर आते हैं, अच्छा अनुभव, दूसरी तमाम विधाओं का अनुभव लेते हैं, वो अलग बात है। आप पास होने के लिए आए हो तो आपको अच्छे टीचर की खोज होनी ही चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, एक शास्त्र वचन है, सूक्ति है कि जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका तो ब्रह्मा जी भी भला नहीं कर सकते। यहाँ पर यही हाल है। बच्चे
कि खुद समझ है नहीं, वो लटके झटके में फंस जाते हैं, हर साल अपना बिगाड़ते हैं और फिर सिर पे हाथ रख के बैठते हैं और दोष देते हैं सिस्टम को, दोष देते हैं अन्य अन्य चीज़ों को, जबकि दोष उनका खुद है, क्योंकि उनकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं थी, स्वयं का विवेक नहीं था और वो धक्के खा रहा था। तो यहाँ पर संधि की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से संधि पढ़नी है, ताकि जिंदगी भर के लिए संधि का काम समाप्त हो जाए। तो आपको सैद्धांतिक प्रश्नों पे काम करना है, सारा कुछ हमारे इस पे आ जाएगा वीडियो में। और जब व्यवहारिक पे आते हो तो व्यवहारिक जो हिंदी है, जो संधि है, वो 3 प्रकार की है। एक वो देवालय हिमालय नंबर 1, सरल सहज नंबर 1। कैसा है ये? सरल और सहज, जिसको सीख के आप अपने को जानकार समझने लग जाएं तो वो केवल 33% की जानकारी है आपकी, सरल वाला। ये सरल वाले हैं सारे, ये सारे सरल वाले हैं। ये जानना संधि जानना नहीं है, जानते हो 33% जानते हो आप, ये रहा 33%। एक है क्लिष्ट, एक संधि है क्लिष्ट। अब ये कोई टीचर बताएगा नहीं आपको, कोई अध्यापक बताएगा नहीं, क्योंकि बच्चे मांग करेंगे कि सर सरल तो बता दिया, क्लिष्ट भी बताओ। अभी क्लिष्ट की छोड़ो, अभी तो अपवाद और बाकी है। गुरुजी को नहीं पता अपवाद कौन सा है और क्लिष्ट किस रूप में क्लिष्ट है। धक्के देके तो उन्होंने कुछ सामान्य बातें जानी है, इसलिए वो खुद रहस्य को खोलेगा नहीं। तो मेरा क्या है, अब तो ये समय ऐसा आ गया है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, इस टेक्नोलॉजी वजह से दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। जो सामान्य संवर्ग का बच्चा है उसको भी पता चलने वाला है, अब वो अंधेरे में रहने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने सारी सच्चाइयाँ सामने ला दी हैं। तो इसके आने की वजह से अब जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें फ्लॉप होंगी, कुछ चीज़ें बेधड़क एकदम प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगी। और चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, विद्वान और चमकेगा, मूर्ख भी समझेगा कि वो कहाँ मूर्खता कर रहा था। तो आप जब संधि की बात करते हैं तो संधि 3 प्रकार की है। आप इसको जान के संधि के विशेषज्ञ कह रहे हैं तो वो आपका भ्रम है, क्योंकि आपने केवल 33% सीखा है। इसके बाद क्लिष्ट संधि जो है वो 34% है, और जो अपवाद है वो वापस 33% है। तो ये कितना हो गया सब मिला के? ये अपवाद। अब होता क्या है, अब इसका क्रम बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है सरल में से 50% प्रश्न आ जाते हैं, इधर 25-25 आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है इसमें से 30 आता है, इसमें से 30-30, 35-35% प्रश्न आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये आपका 30 से 50 के बीच में, 30 से 60 के बीच में ये सामान्य सरल नियम काम करते हैं। और बाकी का जो 50 है उसमें से कभी 20% क्लिष्ट होता है, कभी 30% अपवाद होता है, कभी अपवाद होता है, कभी वो होता है, ये चलता रहता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि परीक्षक जब प्रश्न बनाता है तो वो कोशिश करता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हों जो बहुत ही कठिनाई से समाधान हो सके, तभी तो योग्यता सूची बनाने में सुविधा होगी। सब लोग सारे प्रश्न कर लेंगे तो आप किस आधार पे बांटेंगे कि किसका चयन होना है, किसका चयन नहीं होना है। तो इस आप देखेंगे संधि में 3 तरह की चीज़ें आती हैं और इनको लेके हमें काम करना होता है। तो आप ध्यान रखें, सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष है। आपको इसमें जानकारी हासिल कर लेने के बाद आपको इसमें भी आना है कि भाई तमाम संधियों की परिभाषा क्या है, और अक्सर इन सब की परिभाषा, इनकी सारा विश्लेषण हमारे द्वारा लिखित जो आपको सामग्री प्राप्त होगी उसमें मिलता है। हालांकि यहाँ भी हम इसका सबका विमर्श करते हैं, इसका व्याख्यान देते हैं, तो आप पाएंगे कि सैद्धांतिक भी महत्वपूर्ण है और वो भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और संधि के अगले चरण को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आ रही है परिभाषा। यहाँ कुछ भी छूटने वाला नहीं है। संधि की परिभाषा, परिभाषा को बहुत ध्यान से समझना है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक तत्सम, दो या दो से अधिक सार्थक तत्सम शब्दों के वर्णों का, शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात, शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात, वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात हुए ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। कभी ऐसी परिभाषा पढ़ी आपने संधि की? आप कहेंगे उलझाने की बात है। इसमें कुछ भी उलझाने की बात नहीं है। असल में जो संधि है, उर्दू शब्दों के बीच में संधि नहीं होती। यदि मैं तत्सम नहीं लिखूंगा तो कल को तो आप उर्दू शब्द के बीच में संधि करने लग जाओगे। भाई, उर्दू के शब्द भी तो हिंदी के हैं। जैसे आप तो दावत ए इश्क एक शब्द है उर्दू का। यदि मैं तत्सम शब्द नहीं रखूंगा तो आप कहेंगे दावत भी हिंदी का शब्द है, इश्क भी हिंदी का शब्द है, और दावत ए इश्क जो शब्द है ये दोनों हिंदी में चलते हैं। दावत ए इश्क, ठीक है। तत्सम यदि मैंने नहीं रखा तो पता आप क्या करोगे? आप कहोगे साहब दावत ए इश्क में अ है, तो में अ है, एक संधि नियम है। अ और ए मिलके क्या बनाते हैं? और ए मिलके आई बनाते हैं। तो इसका पूरा रूप बनेगा, इसका देखिए क्या बनेगा, दावत इश्क। क्या बात है, दावत, ये शब्द बना, ये शब्द बन गया आपका भाई अ, तो में अ है और ए है, अ मिलके आई हो गया। ये सामान्य नियम आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैं परिभाषा बता रहा हूँ आपको। परिभाषा यदि तत्सम नहीं रखते हो, क्योंकि संधियां जो होती है ना तत्सम शब्दों के बीच ही होती है। तद्भव की संधि एक है, वो अलग है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं संधि की। संधि का जो 99% भाग है वो तत्सम शब्दों की है, जो सीधे संस्कृत से हिंदी में ये संधि आई हुई है। सारा गुड़ गोबर कर रखा है लोगों ने। और ये परिभाषा वास्तव में ये जो परिभाषा हमारी की गई है, ये परिभाषा उस सैद्धांतिक जो मैंने यहाँ पे लिखा था, वो जो सैद्धांतिक बात हम बता रहे हैं आपको, ये सैद्धांतिक, इस सैद्धांतिक प्रकरण से संबंधित है ये। अब बताइए, यदि परिभाषा 4 दे दे विकल्प में, एक में तत्सम शब्द हो, एक में नहीं हो, इसको कई तरह से बनाया जा सकता है, तो आप कैसे उत्तर दे पाएंगे? तो सिद्धांत में गया काम। यानी आप तो उत्तर देने सर, आपने तो पता नहीं क्या याद कर रखा है, 2 वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। अरे भाई, ये इतना भी सरल नहीं है।
आपको सैद्धांतिक बात समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं हमारा जो ये संधि की जो परिभाषा वो इस तरह से, दो या दो से अधिक सार्थक तत्सम शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात हुए ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए, दावत ए इश्क जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, एक ऐसा शब्द है, ये सारे शब्द उर्दू के हैं, तत्सम नहीं है। इसीलिए अ और ए मिला के आई करते हैं तो ये बनता है दावत इश्क। दावत इश्क, ये हंस के कोई व्यक्ति पागल हो जाएगा यदि दावत इश्क कोई पढ़ लेगा उर्दू का आदमी। तो हम दावत ए इश्क या अन्य जो उर्दू के शब्द हैं उनको मिला के संधि नहीं करते। इसलिए हमारी परिभाषा होगी तत्सम संधियों की कि भाई तत्सम शब्द होने चाहिए। उर्दू में हिंदी की ये नियम नहीं चलेंगे, इसलिए आपको ये जो शब्द हमने डाला है ये तत्सम शब्द होना चाहिए, क्योंकि उर्दू के शब्दों के आपस में ऐसे हमारे तद्भव के शब्द हैं, वो आपस में तत्सम नियमों में जो संधि होती है वो संधि नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। जैसे दूध है और फिर आहार है ना, इसका जो कोई बना दे दूधाहार, तो ये दूधाहार नहीं बनेगा, गलत है। दावत है इसकी गलत है, क्योंकि ये जो शब्द है ना दूध, ये तद्भव है। तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा नहीं होगा। तो दूध धन आहार, दूधाधार नहीं होगा। दावत धन इश्क, दावत इश्क। यहाँ और भी यहाँ अयादी संधि कर दो ना, यहाँ पे दावत इश्क ई और है, इसको भी एक को अयादेश करके पता नहीं एक खास तरह का शब्द बना सकते हैं। वो शब्द ऐसा हो सकता है दावता इश्क, ऐसा बनेगा कायदे से देखा जाए तो दावता इश्क ये नहीं बनेगा, दावत इश्क नहीं बनेगा, समझे। ये कोई भी शब्द नहीं बने, सब गलत बनेंगे। इसलिए तत्सम शब्द में संधि होती है, तद्भव में और उर्दू वाले शब्दों में संधि नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारी ये परिभाषा हो गई, इसको समझते हैं, परिभाषा को समझेंगे हम कि ये कैसे हमारे काम में आ रहा है। तो देखिए, हमारे पास एक शब्द है सत्य धन उपदेश। एक संधि नियम है जिसके तहत आगे घोष वर्ण हो, ऊ घोष वर्ण में आता है। आगे चल के हम देखेंगे संधि नियम को। बहरहाल ये जो ऊ जो है ना, ऊ की वजह से त जो है द बन जाएगा, तो बनेगा सद और उपदेश। एक नियम तो ये आ गया, ध्यान दीजिए। त को द हो जाता है संधि नियम से, जिसको हम जस्तु नियम कहते हैं या व्यंजन संधि का पहला नियम कहते हैं। और फिर एक सामान्य नियम है, जैसे भारत में कानून की पालना आपको आनी चाहिए। आप ये बहाने नहीं बना सकते कि मुझे पता नहीं था इसलिए मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो जज साहब। तो ये बहाने नहीं चलते, आपको सज़ा होगी ही होगी। ठीक ऐसे ही हिंदी भाषा में एक नियम है, वो क्या, वो ये है कि कभी भी व्यंजन अक्षर स्वर अक्षर से मिल जाता है। तो देखिए, कभी भी व्यंजन अक्षर स्वर अक्षर से मिल जाता है, तो ये जो आपका द था उसे मिल गया, तो क्या बन गया, सदुपदेश। अब यहाँ हमारी जो परिभाषा है, आप देखेंगे हमारी जो परिभाषा है वो परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक सार्थक तत्सम शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात हुए ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ जो सत का जो त है, सत का त, वो बदल के क्या हुआ है, वो बदल के द बना है। तो इस तरह से ये ध्वनि परिवर्तित है। त ध्वनि जो अघोष थी बदल के घोष ध्वनि यानी प्रथम वर्ण जो है तृतीय वर्ण में परिवर्तित हुआ है, ध्वनि बदली है, इसलिए इसको हम संधि कहेंगे। ये संधि का उदाहरण है, ये संधि का उदाहरण है, ये संधि का उदाहरण है।
इसी तरह से हम ले सकते हैं रमा धन ईस। अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कैसे हो रहा है ये, हम खाली ये बताना चाह रहे हैं कि रमा में जो है ना आ है, और ईस में क्या है, ईस में ई है। तो आ और ई मिलके क्या हो रहा है, ए हो रहा है। अब देखिए परिभाषा पे आइए, परिभाषा क्या कह रही है कि भाई दो ध्वनियाँ मिलके, दो वर्ण मिलके यदि बदल जाएं तो बदल गया। देखो आ था, ई थी, आ और ई दोनों मिलके ए बन गया। तो ये चूंकि ध्वनि में बदलाव आ गया, उच्चारण में बदलाव आ गया, इसलिए हम इसको संधि, तो यहाँ भी संधि है, यहाँ भी संधि है, इसको संधि कहेंगे। लेकिन इसी तरह यदि हम यहाँ पे आ जाएं, उद धन भव नाम का एक शब्द है, और इन दोनों के मिलके उद्भव बन रहा है, उद्भव या उद्भव। तो ये जो दोनों शब्द बन रहे हैं, विच्छेद उद्धन भव है, दोनों के मिलकर उद्भव बन गया। यहाँ पे कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पे संधि है कि नहीं है, यहाँ पे संधि नहीं है। क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा ये कह रही है कि किसी वर्ण में परिवर्तन हो, किसी वर्ण में तो द था पहले भी, द अभी भी है, दोनों के मिलने से द ही रहा। तो यहाँ पे कोई संधि नहीं है। मैं अभी प्रारंभिक स्तर पे हूँ, आपको मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आएंगी होंगी, क्योंकि किसी जिज्ञासु को पढ़ा पाना बहुत ही सहज और सरल है, लेकिन किसी भ्रांत व्यक्ति को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि ऐसी भ्रांति की स्थिति है बच्चों में, वो संधि को पता नहीं कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उद का उद नहीं होगा, उत होगा, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। तो वो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आप धैर्य रखें और धीरे धीरे चीज़ों को देखें। धीरे धीरे आपका जो अंधकार है धीरे धीरे दूर होता जाएगा, और बहुत जल्दी 2 दिन में आपके सब कुछ हस्तामलकवत आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे आंवला हाथ पे ठीक से आ जाता है, ऐसे ही नारियल ठीक से हाथ पे नहीं आता है, आंवला हाथ में आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो हिंदी रूपी जो आंवला है ना, ये आपके हाथ में आ जाए। तो हस्तामलकवत करा दूंगा मैं, लेकिन धैर्य रख के आप सावधानी से चलें। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, हिंदी क्या है, गणित का सहवर्ती है, गणित की बहन है ये ध्यान रखिए। लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या सिद्ध कर रखा है, क्या क्या बना रखा है, लोगों ने उसका चीरहरण कर रखा है, वो अलग बात है। वास्तव में हिंदी जो है गणित की बहन है, और इसमें आप बिल्कुल यथावत चीज़ों को ले सकते हैं और बिल्कुल पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की, उद्भव में कोई संधि नहीं है, उद्भव में कोई संधि नहीं है। दूसरा शब्द देखिए, यहाँ भी कोई संधि नहीं है। जैसे बृहत है, और आगे हम शब्द लेते हैं घोष वाला, बृहत सरिता। बड़ी नदी को कहते हैं बृहत सरिता। दोनों को जोड़ा तो ये बना बृहत सरिता, बृहत सरिता, बड़ी नदी। तो यहाँ भी संधि है क्या कि नहीं साहब, यहाँ भी संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, बृहत का त है, आगे सरित है, त ही रह गया। ये त जो है किसी से मिलता है तो ऐसा हो जाता है। वास्तव में हलंत त जो है उसके 2 रूप हैं, एक तो ये रूप है, दूसरा ये रूप है। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जब किसी से मिलता है तो त अपने 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 इस लकीर को, पाई को और हलंत को खो देता है, और इस तरह से आके मिल जाता है। तो आप देखेंगे बृहत सरिता में कोई संधि नहीं है।
तो देखिए संधि की परिभाषा ली मैंने, मैं पहले सैद्धांतिक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संधि की परिभाषा ली क्योंकि परीक्षक ऐसा प्रश्न पूछता है, ये ध्यान रखना है। फिर पता चला इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाए, जबकि 5 मिनट की चीज़ है, समझते चलना तो अच्छा है। तो आप पाएंगे आप जो परिभाषा देखेंगे उस परिभाषा में ये है कि सैद्धांतिक परिभाषा में कि दो या दो से अधिक सार्थक तत्सम शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन पश्चात हुए ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो मैंने उर्दू के शब्द लेके दिखाया कि शब्द तत्सम होने चाहिए, उर्दू के नहीं होने चाहिए, तद्भव नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने तत्सम रखा, यानी तत्सम शब्दों में ही संधि होती है औरों में नहीं। नंबर 1। फिर नंबर 2 मैंने ये बताया शब्दों के वर्णों का परस्पर मिलन के पश्चात ध्वनि परिवर्तन, ये विशेष बात है, ध्वनि परिवर्तन। आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने संधि की स्थिति ली है, यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संधि है। यहाँ ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए संधि नहीं है। यहाँ पे संधि है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ पे संधि है कि नहीं? क्योंकि ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार परिभाषा में आए हुए तत्सम शब्द को मैंने समझाया, दोनों वर्णों के मिलन को बताया, और ध्वनि परिवर्तन का होना नहीं होना, होना है तो संधि है, नहीं हो रहा है तो संधि नहीं है। तो इन सारी परिभाषाओं के प्रारूप को मैंने समझाने की कोशिश की। ये हो गई परिभाषा की बात। परिभाषा को ऐसे समझते हैं, परिभाषा में व्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित परिभाषा होनी चाहिए। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो बिना सिर पैर की बात नहीं करता। जो प्रबुद्ध है वो जो भी बोलेगा उसके पीछे तर्क होगा। वो जो भी बोलेगा वो वही बोलेगा जो वो बोलना चाहता है। वो सामान्य व्यक्ति की तरह बोल कुछ रहा है और अर्थ कुछ और, मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं होता है। आपको बोलना नहीं आता तो मत बोलो, क्योंकि आप ये बोल देते हो कभी कुछ किसी को, फिर कहते हो कि मेरा मतलब ये नहीं था। अरे जो तेरा मतलब तो वही बोलता है, ऐसे कैसे बोल दिया? तो ये सारी चीज़ें आपको भाषा सिखाती है। परिभाषा सही ढंग से बोलने को कहते हैं। कोई भी चीज़ की परिभाषा पहले की जाती है, वो चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, सब में परिभाषाओं का महत्व है। हमने परिभाषा ये की है कि संधि उसे कहते हैं इसमें तत्सम शब्द हों। हमने संधि की है उसमें 2 शब्द मिलते हों। हमने शब्द किया सार्थक हों। हमने शब्द संधि की ध्वनि परिवर्तन होता हो। ध्वनि परिवर्तन न होता हो संधि नहीं होगी। इस तरह से सटीक परिभाषा मैंने की है। इस सटीक परिभाषा से आप देखोगे आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वही दिल्ली जाने से पहले अपने जेब टटोल लेने चाहिए, थैला उठाए चल दिया ऐसा नहीं। अब बढ़िया से बेसिक बातों को कर लीजिए, इसके बाद संधि पे उतरिए। संधि पानी मांगेगा आपसे, अरे भाई मज़ा आ गया, समझे? संधि जो है ना इतनी बढ़िया हो जाएगी, लेकिन इससे पहले की जो पृष्ठभूमि है वो आपका तैयार होना चाहिए। तो ये मैंने परिभाषा ली और परिभाषा को समझाने का प्रयास किया। संधि में जाएं इससे पहले हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो है वर्णच्छेद। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप वर्णच्छेद पे एक बार फिर से गौर करें। वर्णच्छेद सरल और वर्णच्छेद क्लिष्ट। देखो मेरा अनुभव करीब 25 साल का है। बच्चों को क्या उल्लू बनाना। बच्चा एक बार विचार आता है वो ऐसा पढ़ ले जान ले कि वो ज़िंदगी भर याद रखे। और याद नहीं, हम कितने दिन के मेहमान हैं। बात याद की नहीं है, बात यह है कि ये जो प्यारी सी चीज़ है ना संधि और हिंदी, ये फैले दुनिया में। थोड़े से सामान्य लोगों ने इसको बदनाम कर रखा हिंदी को। हिंदी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है। अच्छा, और जो आपकी कैपेसिटी है, आपका जो सामर्थ्य है वो अकूत है। मैं बच्चों के सामर्थ्य को मैं नमन करता हूँ कि आप बहुत सामर्थ्य है। आप ऐसे ऊर्जावान हो जिन्हें बस खाली मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बहुत सरल है, बहुत ईजी है।
अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ लेगा कब, ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ को सही ढंग से देखो। ये गणित की बहन है, बहन हिंदी, पर वही है, अब ठीक से नहीं समझा तो बहन दुश्मन बन जाती है। तो आप देखिए, ये जो सरल और क्लिष्ट वर्णच्छेद है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले प्रयोगों में क्लिष्ट वाला वर्णच्छेद, सरल वाला वर्णच्छेद आपको परेशान करने वाला है। तो सरल वाले में देखिए हमारे पास ये है मदनिका शब्द लिया हमने। क्या लिया? मदनिका। इसको हम अलग करेंगे तो बनेगा म, अ, द, अ, न, छोटी ई, क और आ, मदनिका। हमने एक शब्द लिया वैशाख, या वैशाखी। वैशाखा अस्ति अस्य सह वैशाखी। वैशाखी को कैसे तोड़ेंगे? व, आई, श और आ और फिर ख और बड़ी ई, वैशाखी। हमने एक और शब्द लेना चाहेंगे हम, औन्नत्य। औन्नत्य, इसको कैसे तोड़ेंगे? ये औ स्वर ऐसे कैसे रहेगा? औ, न कितनी बार है? न 2 बार है। एक बार न ऐसा, एक बार फिर से ऐसा, फिर न में अ है तो अ दिखाएंगे, और ये त ऐसा आएगा, फिर य आएगा, फिर अ आएगा। तो इस तरह से आपको सरल वर्णच्छेद आना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे कि साहब वैशाखी में लास्ट में ख में ई है, तभी आप कह पाएंगे औन्नत्य में य में अ है, तभी आप कहेंगे मदनिका में क में आ है, क्योंकि ये आ ही तो आगे चल के स्वर संधि का कारण बनेगा। तो आपको यदि मदनिका में आ नहीं दिखेगा इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा। सरल शब्द में लौ में अ है, सरल शब्द में क्या है? लौ में, सरल शब्द में लौ में अ है। अ है इसलिए संधि आगे चल के सरल करेगा। यदि सरल में ल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वर्णच्छेद से क्या आपकी दृष्टि खुलती है, तो ल में अ है, इसलिए सरल से आकृति जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी, और क्या बनेगा? अ मिलके आ होगा तो बनेगा सरलाकृति। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा सरलाकृति। और यदि हमने सरल में लौ में आ को नहीं माना है तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप कहोगे यार सरल में तो अ है ही नहीं, और नहीं है तो आ कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा नियम है स्वर संधि का, दीर्घ संधि का, अ मिलके आ मिलके आ होता है। तो लौ में अ है इसलिए ये सरलाकृति रूप बन पाया। यदि लौ में अ नहीं होता तो रूप नहीं बनता, इसलिए वर्णच्छेद जाना बहुत जरूरी है। और अब आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक प्रसंग बता दूं मैं। एक मैथ के बहुत अच्छे टीचर, आज से 5 साल पहले की बात है, वो उनको हिंदी पढ़ने की इच्छा हुई और वो यहाँ के माने हुए प्रतिष्ठित संस्था वहाँ पढ़ने गए। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने खुद मुझे बताया, दिनेश शर्मा नाम है उनका, उन्होंने खुद बताया हमें कि साहब आप हिंदी वाले जो सर हैं वो ऐसा बता रहे हैं, अ मिलके आ होता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। मैंने कहा बिल्कुल होता है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये देखा कि आ और आ मिलके आ होता बताया, पर एक मिनट, उनका कथन था जैसे यहाँ पे आया हुआ है ना शब्द, जैसे हमारे पास शब्द है कार्य शब्द है और अनंतर शब्द है। वो पता है क्या कह रहे थे
कि एक नियम बताया हिंदी वालों ने, वो क्या, अ मिलके आ होता है, और बाद में उन्होंने क्या किया, य को अ से मिला के आ कर दिया। देखना आरोप उनका, क्या कह रहे हैं वो बेचारे मैथ वाले, बड़े सरल होते हैं और बड़े ज्ञानी होते हैं मैथ वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया, उनका ये आरोप था कि साहब य को अ से मिला दिया और थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अ मिलके आ होता है। तो अरे भाई यहाँ तो अ है ही नहीं, फिर अ से मिला के कार्यांतर कैसे बना दिया। मेरे तो भाई कुछ समझ नहीं आता है, ये हिंदी कैसी है भगवान जाने। कार्यांतरण है ना, आपके समझ में आई बात? मैं फिर से समझा देता हूं, प्रसंग क्या था। कार्यांतरण, अनंतर, कार्यांतर मतलब नियम यह है कि अ मिलके आ होता है। उनका ये कहना, क्योंकि वो जो थे मैथ वाले सर, वो य में अ घुसा हुआ है इसका उनको बोध नहीं था, वर्णच्छेद उनको नहीं आता था। तो उन्होंने ये कहा कि साहब अ मिलके आ होता है, तो कार्य में जो य में अ है, सॉरी कार्य में जो य है वो य अ से कैसे मिलेगा, यानी य अ से मिल ही नहीं सकता। और बात सही है बेचारे की, क्योंकि उसको केवल क्या दिख रहा है, य दिख रहा है, उसको य में अ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो कंफ्यूज हो गए और कहे भाई हमारे पल्ले तो नहीं पड़ता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मेरे बस की नहीं हिंदी है, क्या बनाते हैं पता नहीं। जबकि उनको बताना क्या था, सिंपल सा, हमें मैथ वाले सर को यदि हम ये बता देते कि अरे भाई य जो है ना, य में अ है और आगे अ है, तो अब दोनों मिलकर आ होगा कि नहीं होगा, वो कहेगा बिल्कुल होगा, तो वो राजी हो जाते। बेचारे समझ नहीं पाए और इस तरह से वो उठ के चले गए क्लास से। फिर आपको मेरे से कह रहे थे भाई मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं समझ गया, मैंने कहा सर ऐसा बैठो, फिर हम उनको बताया ऐसा ऐसा ऐसा, अरे हाँ ऐसा तो हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो, ये तो मैथ वाले सर की बात थी। आप जब आपको खुद की ये समस्या हो सकती है, एक नंबर। नंबर दो, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में संधि नहीं सुनी नहीं जाना, उनको जब पढ़ाओगे आप, उनके पास पहले से भगवत प्रदत्त प्रतिभा है, लॉजिकल बुद्धि है। आपने यदि ठीक से उनको नहीं समझाया तो वो बच्चा भी वो मैथ वाले सर की तरह वो कक्षा से बोझिल हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा तरीका, पूरी पद्धति याद रखनी चाहिए और उसी तरह चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। तो ये मैंने सरल नियमों की बात की। अभी जब अक्षरों को अलग अलग किया जाता है तो कुछ क्लिष्ट शब्द भी आते हैं। जैसे देखिए, श्र को हम अलग करेंगे, त्र को हम अलग करेंगे, क्ष को हम अलग करेंगे, है ना। इसी तरह से छ्र है, इसको अलग करेंगे, आप द्व को अलग करेंगे, आप द्य को अलग करेंगे। ये जहाँ जहाँ शब्द आते हैं, ये जिन जिन शब्दों में आएगा, जैसे कब आएगा, ये आएगा प्रश्रय में, ठीक है ना, ये प्रश्रय में आ गया। ये कहाँ आ सकता है, ये सर्वत्र में आ गया, ये देखिए। ये कब आएगा, कक्षा में आ सकता है ये कब आएगा, ये उच्छृंखल, उच्छ्रवण, इसमें आ गया, ये देखिए उच्छ्रवण। ये आपका विद्वान शब्द में आ गया, ये देखिए। और ये आपके विद्यालय शब्द में या विद्या शब्द में ये आ रहा है। इन शब्द का वर्णच्छेद हमें ठीक से आना चाहिए। यदि वर्णच्छेद आएगा तभी आप वास्तव में संधि कर पाएंगे। तो वर्णच्छेद कैसे है इसका, तो देखिए, प्र का जो है ना, प है, फिर र है, फिर अ है, ये हो गया प्र। श्र में क्या है, श्र में वास्तव में श है, र है, फिर अ है, य में अ है, ये तो पता है ही आपको। इस तरह से इसका वर्णच्छेद होगा, क्योंकि आने वाले समय में र के वजह से आगे न को ण होता है, श के कारण न को ण होता है, ऋषि के री के कारण न को ण होता है, बीच में दूसरे अक्षरों का व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस तरह के नियम आने वाले हैं संधि में। तो कहीं पर आप देखेंगे, कहीं पर तो ण होता है और कहीं पे ण ही रहता है। ऐसा क्यों है, तो ण और न की जो बात है ना, इसमें वर्णच्छेद की बात भी छिपी हुई है, वर्णच्छेद की बात भी छिपी हुई है। इसलिए आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए। सर्वत्र है
तो सर्वत्र में हम करेंगे स, अ, र, व, अ, त, र और अ। इस प्रकार कठिन वाले को, सरल वाले को, दोनों को यदि हम जान लेते हैं तब जाके संधि में प्रवेश करना आपको आनंद आएगा। अन्यथा आप बोर होते रहेंगे, आप भ्रांत रहेंगे। आपको हिंदी जीवन पर भ्रांति के लिए नहीं पढ़नी है, आपको हिंदी एकदम एक ही बार में बढ़िया से शानदार ढंग से करने के लिए पढ़नी है। तो आज मैं अपने इस प्रसंग को यहीं विरमित करता हूँ। आगे फिर से संधि के प्रसंग को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।